हेलो दोस्तों, कि जैसा आप देख चुके होंगे हेडिंग कि हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा 2021 की जो कि 2022 में हुई थी उसका एक सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैनल बना हुआ है ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। मतलब कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एक रूटीन के माध्यम से, जितने लोगों को ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर लें और लाभ उठा लें। तो मैं एक टेस्ट की तरह से पेपर करता हूँ, कुछ क्वेश्चन सही होंगे और कहीं कहीं कुछ ग्लिचेस आएंगी, तो उनको इग्नोर करिएगा, केवल सीखने पर, लर्निंग पर जोर दीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि ड्यूरिंग हिज एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। बाबर को अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था। तो देखिए, अगर आपने बेसिक इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें दो व्यक्ति हैं, एक तो दौलत खान लोदी है और एक खुद राणा सांगा है। ये दोनों लोग जो है बाबर को आक्रमण करने के लिए जो है प्रोत्साहित करते हैं कि आप आइए। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा उस्ताद अली मुस्तफ़ा हसन खान और दौलत खान में दौलत खान सही होगा। एक बार देख सकते हैं कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय जो बाबर है वो पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के आक्रमण करने के लिए जब इन्होंने आमंत्रित किया तब वो आया यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली दौलत खान लोदी की सोच ये थी कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूट कर अपने देश में चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोदी की स्थिति कमज़ोर होगी और जिसका लाभ उठाकर ये लोग अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो उस समय लोदियों का शासन चल रहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट है आपका प्रश्न जो है वो कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेथ इन बनारस। तो डेथ इन बनारस के पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को मैं आपको सुझाव देता हूँ कि मैं खुद भी और आप भी अगर चीज़ें एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, और वो भी तब अटेम्प्ट करेंगे जब पेपर आपका 50-50 की चांस होगी। अगर आपका उसके पहले कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा तो इस तरह के प्रश्नों को नहीं टिक करना है। तो इसका जो आंसर है वो है जोनाथन पेरी। तो जोनाथन पेरी ने लिखा था डेथ इन बनारस। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को तुरंत नोट डाउन कर लेना है एक छोटे से स्लिप पर। इसलिए नोट डाउन करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर के इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कोई बुक हो गई या किसी व्यक्ति का कुछ पत्रिका हो गया, ये सारी चीज़ें रिपीटेड आती हैं, तो रिपीट होता रहता है, इसलिए जोनाथन पेरी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इनकी अन्य पुस्तक भी हैं, कुछ यहाँ पर नाम दिया हुआ है, जैसे द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रियोटिज्म और क्लासेस ऑफ लेबर, कास्ट एंड किनशिप इन कंगारा। ठीक है, तो इन बुक्स को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, विच फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ब्लीचिंग पाउडर के सामने लिखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिख भी रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का लिखा हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो आपका CaSO4.12H2O इस प्रकार दिया जाता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, तो ये पेयर जो है गलत हो गया। फिर आता है वॉशिंग पाउडर। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, और अगर इसको वॉशिंग पाउडर की जगह पर आपका बेकिंग सोडा, तो ये हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, बस ये इतना याद रखना है कि बेकिंग सोडा जो होता है वो NaHCO3 होता है और ये Na2CO3 होता है। ठीक है, H मतलब होम, ऐसे कर याद कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा कहाँ यूज़ होता है, घर में यूज़ होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने लिख दिया था, क्या होता है CaSO4.12H2O। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, फिर से लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसमें जो आपको सबसे पहले आ रहा होगा, यानी कि सबसे ईजी लग रहा होगा, उसे आप टच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स लिखा है, क्वींसलैंड लिखा है, विक्टोरिया लिखा है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लिखा है। अब पूछ रहा है कि किस साइड में कौन सी राजधानी शहर यानी कि कैपिटल सिटी आती है। लाइक ब्रिस्बेन किधर आता है, सिडनी किधर आता है, पर्थ किधर आता है, मेलबर्न किधर आता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैप के माध्यम से इसको समझें। ठीक है, तो मैं आपको एक मैप दिखा दे रहा हूँ, उसके पहले मैं आपको बता भी दे रहा हूँ आंसर। तो देखिए, आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर मैप है जो कि worldatlas.com से मैं अभी डाउनलोड किया हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो
सबसे पहले ऊपर से देखना स्टार्ट करेंगे तो देखिए वेस्ट साइड में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, पहले ये याद रख लेना है मन में कि पश्चिमी जो छोर है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो छोर है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। तो ये छोर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का। ऊपर नॉर्थ यानी कि उत्तर में नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नीचे सदर्न ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कन्फ्यूज़न कहाँ पर है, ये जो इधर का पोर्शन है यानी कि ईस्ट का जो पोर्शन है वो क्वींसलैंड आता है, नीचे न्यू साउथ वेल्स आता है और विक्टोरिया आता है। यानी कि ये कुछ 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। इधर जो ऑस्ट्रेलिया है वो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, बीच वाला 2 पार्ट में है यानी कि नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और नीचे साउथ ऑस्ट्रेलिया है, और लास्ट में क्या है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है और लास्ट में विक्टोरिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी कैपिटल सिटी कौन कौन सी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्थ। पर्थ कहाँ पर है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, पर्थ यानी कि वेस्ट मतलब पश्चिम, पी से पर्थ, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डार्विन है यानी कि उत्तर की दिशा में डार्विन है, ठीक है। और जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है उसमें कौन सा है, एडिलेड दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग आते हैं क्वींसलैंड। क्वींसलैंड में आता है ब्रिस्बेन, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स में आता है सिडनी, और आपके विक्टोरिया में आता है मेलबर्न, ठीक है। और न्यू साउथ वेल्स में कैनबरा भी आता है जो कि मूल कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार और रिवाइज कर लेते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप बताना कि ये सवाल समझ के कैसा लगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए लगा लेते हैं। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पश्चिमी से मैंने आपको बताया है पर्थ है, ठीक है। तो यानी कि डी का 3 होगा। अब ऑप्शन से मैच करते हैं तो डी का 3 ये ऑप्शन है और डी का 3 ये ऑप्शन है, यानी कि केवल बी और डी में ही ऑप्शन, सॉरी बी और सी में ही ऑप्शन हो सकता है। अगला क्या है आपका, तो मैंने बताया कि जो मेलबर्न है, ठीक है, जो मेलबर्न है वो कहाँ पड़ता है, तो वो आपका पड़ता है न्यू साउथ वेल्स में, यानी कि ए का होगा यहाँ से, सॉरी मेलबर्न जो है न्यू साउथ वेल्स में नहीं पड़ता है, विक्टोरिया में पड़ रहा था, ठीक है। तो मेलबर्न को हम लोग लगाएंगे विक्टोरिया, यानी कि सी का 4 होगा। उस हिसाब से ये आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सी आंसर जो है करेक्ट होगा। एक बार फिर से मैप देखिएगा और मैप देखने के बाद इसको खुद से दिखाइएगा, ठीक है। बस ये याद रखना है कि जो पश्चिमी है वहाँ पर पर्थ है, ठीक है, और जो आपका ऊपर का पोर्शन है नॉर्थ है वहाँ पर आपका आता है वहाँ पे आता है डार्विन, उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे साउथ ऑस्ट्रेलिया है और नीचे ही राइट साइड में आपका जो है विक्टोरिया है कॉर्नर में, उसके ऊपर है न्यू साउथ वेल्स और उसके ऊपर है क्वींसलैंड, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे, ठीक। अगला आता है ऑप्शन मैच ऑफ द फॉलोइंग है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। क्या क्या है, ललित कला एकेडमी कहाँ है, मतलब कब इस्टेब्लिश हुआ, संगीत नाटक एकेडमी कब इस्टेब्लिश हुआ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग यानी कि सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र कब आया। तो देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। तो अब जो बताऊंगा उसको ठीक से याद रखना है। क्या याद रखना है कि सबसे पहले संगीत नाटक एकेडमी थी, ठीक है। संगीत नाटक एकेडमी के बाद ललित कला एकेडमी आती है। ललित कला एकेडमी के बाद नाट्य विद्यालय आ जाता है, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आ जाता है, और फिर सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग आती है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले संगीत नाटक एकेडमी थी, यानी कि ऐसे समझिए कि एक छोटे स्तर पर एक एकेडमी थी जिसमें केवल संगीत नाटक के नाम से उसको इस्टेब्लिश किया गया था। वो आया था 1952 में। फिर उसको बृहद स्तर दिया गया, यानी कि संगीत और नाटक के अलावा जितनी ललित कलाएँ थीं सबको शामिल किया गया, तो नाम रखा गया ललित कला एकेडमी, जो कि आई 54 में। फिर आपका आया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 59 में, और फिर आया आपका सेंट्रल फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये मैच कर लेंगे कि ललित कला एकेडमी कब आई, तो 54 में आई। संगीत नाटक कब आया, सबसे पहले आया 52 में आया। राष्ट्रीय नाट्य एकेडमी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD जिसको बोलते हैं वो आया 1959 में। और आपका सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग सेंटर जो आया वो 1979 में आया था। इस हिसाब से जो कूट है या कोड है वो 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको कहीं लिख लीजिएगा या रिवाइज कर लीजिएगा लेक्चर को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछता है कि निम्नलिखित में से बाघ अभयारण्य जो है या टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। पूछा है कि नहीं है। अमनगढ़ जो है वो आपका यूपी में है, तो अमनगढ़ स्थित नहीं है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अमनगढ़ कहाँ है, यूपी के अंदर है। तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, और जिम कार्बेट बाघ अभयारण्य का बफर क्षेत्र के रूप में इसको घोषित किया गया है। बाकी बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी ये मध्य प्रदेश में है। अभी मध्य प्रदेश क्यों ज़्यादा फेमस हो जा रहा है,
मध्य प्रदेश से टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आने की संभावना इसलिए है क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व, तो माधव याद रखेंगे, माधव, ठीक है ना। माधव जो है 58वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, कहाँ पर, एमपी में, ठीक है, तो माधव याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आपका दादरी जो है वो तो उत्तर प्रदेश में है ही, ठीक है। इसके अलावा आपका विंध्याचल जो है, या हाँ विंध्याचल जो है वो भी शायद उत्तर प्रदेश में ही है। तो एक बार आंसर देख के चलते हैं, बी 2 और 3, यानी कि दादरी के साथ सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, विंध्याचल उत्तर प्रदेश में नहीं है। विंध्याचल कहाँ पर है, तो नीचे होगा वो, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित होगा, ठीक। तो देख लीजिए 5 संयंत्र जो एनटीपीसी की कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से हैं, उसमें सिंगरौली है, दादरी है, रिहंद है, फिरोज गांधी ऊंचाहार है और टांडा, ठीक है। तो सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी ऊंचाहार और टांडा, ये 5 एनटीपीसी कोयला आधारित संयंत्र हैं। वहीं जो बात करता है यहाँ पर विंध्याचल की, तो विंध्याचल आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और डारलीपाली जो है वो उड़ीसा में है। तो इस पर से भी प्रश्न आते हैं हर बार। तो दादरी और सिंगरौली जो है वो यूपी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें से एनिमल की ब्रीड नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो देखिए हर वर्ष इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी रैंडम है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर करके चलेंगे तो मुझे आशा है कि प्रीवियस से क्वेश्चन बन जाने चाहिए। गाय के सामने लिखा है देवनी, गोट के सामने लिखा है बारबरी, भैंस के सामने भदावरी और शीप के सामने गिर। तो देखिए बी और सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात आता है गाय और भेड़ का, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न है। मुझे लगता है कि डी या ए में से ही कोई आंसर होना चाहिए। जो डी आंसर है वो जो है सही सुमेलित है। तो इस प्रकार से गाय जो है उसका ही गिर होता है, ठीक है। तो गिर देवनी उसी का होता है, बकरी का बरबरी होता है और भदावरी जो है भैंस का होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देख लेंगे, जो ये भेड़ की नस्ल नहीं थी और गलत आंसर बताना था, तो उस हिसाब से विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 9वां प्रश्न, जिसमें रस पंचाध्यायी, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और भक्ति रत्नाकर इस प्रकार की बुकें दी हुई हैं। बगल में वृंदावन दास, जयनंदा, नंददास, नरहरि चक्रवर्ती, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि आरओ के पेपर में जो जीएस का लेवल होता है वो हमेशा शायद पीसीएस के लेवल से या किसी अन्य जीएस के पेपर के लेवल से थोड़ा सा टिपिकल होता है। ये ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो कि बहुत ही कॉर्नर की हैं और ऐसी बुक्स सामान्यतया बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर, इसीलिए इस चैनल का निर्माण हुआ है द PYQ, क्योंकि इसको आप जरूर करिए। और ये किसी एक एग्जाम पर फोकस चैनल नहीं है, धीरे धीरे देखेंगे आप कि हर क्षेत्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सही और ऑथेंटिक रूप से सॉल्व किए हुए मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और ऐसा याद करेंगे कि फिर मत भूलें, ठीक है। साथ में याद करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो यहाँ पर चैतन्य भागवत है, ठीक है, चैतन्य भागवत, इन्होंने इस बुक को लिखा है वृंदावन दास ने, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि वृंदावन जो स्थान है, ठीक है, वहाँ पर लोग भागवत कराते हैं, ठीक है, चैतन्य होकर भागवत सुनते हैं या कराते हैं। तो वृंदावन प्लेस में क्या होता है, चैतन्य भागवत होता है। इस तरह से हमने याद कर लिया। अब अगला आता है यहाँ पर रस पंचाध्यायी, ठीक है। रस पंचाध्यायी इसको लिखा है आपके नंददास ने, ठीक। तो रस पंचाध्यायी नंददास ने लिखा है, ठीक, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और फिर बचता है 2, तो अब ऑप्शन से टिक करने की कोशिश करेंगे कि चैतन्य भागवत हमने लगाया है वृंदावन दास, यानी कि बी का 1, तो बी का 1 केवल एक ही ऑप्शन है, यानी कि सी आंसर करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो अब जो बाकी बच रहा है उसे याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर कि रस पंचाध्यायी नंददास, चैतन्य भागवत मैंने बताया है वृंदावन दास, चैतन्य मंगल जय नंदा, ठीक है ना। यानी कि जब कोई मंगल कार्य होता है तो क्या बोलते हैं आप लोग, जय बोलते हैं ना, ठीक है। तो चैतन्य मंगल को जय नंदा से याद करेंगे और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती, ठीक है। तो आने की संभावना इसकी बनती है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा आहार
समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी। तो देखिए सबसे पहले ये चीज़ जानिए कि जो फैट होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है ना। लेकिन फैट के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन, तो विटामिन प्रोटीन तो नहीं देंगे ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है 9.3 कैलोरी जो देता है वो आपका फैट देता है, फिर कार्ब्स देते हैं और फिर आपका देता है प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्रम होता है। बाकी विटामिन और वाटर ये सारी ऊर्जा नहीं देते हैं, हालांकि सहायता जरूर करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से लगभग 4 कैलोरी यानी कि 4.3 एंड 4.1 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है। जबकि 1 ग्राम वसा से कितनी मिलती है? तो 1 ग्राम वसा से आपकी 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। चलिए बाकी अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पहला तो इंडियन लीडर होना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो महात्मा गांधी नहीं किए थे, केवल दूसरे में किए थे। डॉक्टर अंबेडकर किए थे, ठीक है, तीनों में। महामना मदन मोहन मालवीय तीनों में किए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो है कांग्रेस के तरफ से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये बेसिकली जो दलित पिछड़े हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। चलिए आइए, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ किया। अगला प्रश्न है 12वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। तो पहले तो बाल्टिक सी का नाम जब आएगा तो बाल्टिक कंट्रीज़ का नाम याद रखिए कहाँ पर स्थित है। तो जैसे ही आप यूरोप के टॉप पोर्शन पर जाएंगे जहाँ पर आपका नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उसी के बीच में एक बाल्टिक सी है, ठीक है। तो बाल्टिक सी ईस्ट साइड में आपके इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया इन कंट्रीज से भी लगता है। नीचे आपके जर्मनी से लगेगा, साइड में आपके डेनमार्क से लगेगा, ठीक है। तो इधर ही बाल्टिक सी सिचुएटेड है। अभी मैं एक बार दिखा भी दूंगा। तो कहता है कि किसके तट पर नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्वीडन से ये स्वीडन, डेनमार्क, तो इस हिसाब से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि 3 कंट्रीज़ हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, और तीसरी कंट्री ऐसे फैली हुई है, ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यहाँ पर डेनमार्क, ठीक है। यहाँ बाल्टिक है, तो यहाँ पर लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इधर आपका थोड़ा सा कैलिनिंग्राड का रसिया यहाँ पर लगता है, इधर पोलैंड है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नॉर्वे जो है वो तो बच ही जाएगा, मे बी स्वीडन भी बचे। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए। देखते हैं एक बार, स्टार मार्क क्वेश्चन है। कहता है कि बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड और रूस है। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है, अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। तो एक बार मैप में भी देख लेते हैं हम लोग। तो एक बार देख लेते हैं इस मैप में, हम लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है आपका बाल्टिक सी, ठीक है, बाल्टिक सी, ठीक है। इसके आसपास देखोगे तो स्वीडन यहाँ पर है, ठीक है, नॉर्वे यहाँ पर है, डेनमार्क यहाँ पर है, और लग किस किस कंट्री से रहा है। तो अगर इस बाल्टिक सी को थोड़ा लंबी तरह से हम लोग देखने की कोशिश करें तो एस्टोनिया से लगेगा, लातविया से लगेगा, लिथुआनिया से लगेगा, रशिया, यही कैलिनिंग्राड में बता रहा था आपको, ठीक है। इधर आप डेनमार्क के आसपास इसको देख सकते हैं आते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर फिनलैंड, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है, ये फिनलैंड है, ठीक है, यहाँ से नहीं लगेगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर देता है स्वीडन से नहीं लगेगा, तो मुझे लगता है कि स्वीडन के बगल से ही होकर गुजर रहा है, तो ज़रूर स्वीडन से लगना चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न दे रहा है, ठीक है। तो ये था मैप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन इंडिया स्किल। अच्छा ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, स्किप करते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला है विद रेफरेंस टू द त्रिशूल पीक। त्रिशूल पीक हिमालय में है। कहता है कि कौन सा कथन सही है। सिचुएटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, या उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है त्रिशूल पीक। इसकी जो हाइट है वो 7500 मीटर से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि त्रिशूल पीक की हाइट जो है वो टॉप 5-6 चोटियों में तो नहीं आती है, तो मुझे दूसरे में डाउट है, ठीक है। पहला मुझे लग रहा है सही है क्योंकि त्रिशूल पीक आपके उत्तराखंड में है, ठीक है।
और आप ऐसे कह सकते हो कि जब हम लोग वहाँ जाते हैं, जो कैलाश पर्वत है, तो त्रिशूल पीक कभी कभी हेलीकॉप्टर से जो है दर्शन इत्यादि में मैंने देखा है त्रिशूल पीक पड़ते हुए। तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट नहीं एग्जैक्टली क्लियर है लेकिन उत्तराखंड में है, तो पहला ऑप्शन मैं करेक्ट मानूंगा। दूसरे ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो दूसरा मैं गलत ही मानूंगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही मैंने बताया है। त्रिशूल पीक का जो हाइट है, ठीक है, वो त्रिशूल 1, 2, 3 के नाम से है, और ये नंदा देवी अभयारण्य को घेरने वाली पीक है। हाइट इसकी दी हुई है 7,120 मीटर की, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, ठीक है ना। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आपने पढ़ा भी होगा कि स्थल वाले भाग यानी कि जलीय होता है, स्थलीय होता है, मैंग्रोव वाले होते हैं, दलदली, ठीक है। तो उसमें कहता है कि पर्वतीय होता है, तो उसमें कह रहा है कि स्थलीय का भाग नहीं है, कौन सा? तो पर्वत स्थलीय का भाग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उपभाग पूछ रहा है, ठीक है। तो मे भी हो भी सकता है सागरीय दे रहा है, फिर निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि लो लैंड इकोसिस्टम दे रहा है, और सेमी एरिड दे रहा है। तो नीचे का दोनों सही है, सागरीय में मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर बी, ठीक है, बी लगाया हूँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि पर्वत का ये है ना कि जरूरी नहीं कि आपके बड़े पर्वतीय स्थलीय में आए, छोटे छोटे हिल्स भी पर्वतीय क्षेत्रों में आ सकते हैं, सॉरी मैं टेरेस्ट्रियल फील्ड में यानी कि स्थलीय तंत्र में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देता है, जनवरी 2022 के संदर्भ में है, पुराना है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जल पुरस्कार से रिलेटेड दे रहा है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि इस तरह की जो यूपी की न्यूज़ है उसको पढ़ के जाना है, ठीक है, क्योंकि तबका अब फिर से दोबारा नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन इस तरह की न्यूज़ जो है ज़रूर पढ़ के जाना है। अगला कहता है कि पार्ट IX यानी कि पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि 9A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग एरियाज, कुछ एरियाज के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में 9A देता है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि 3 चीज़ें हैं, पार्ट 9 है, 9A है और 9B है। पार्ट 9 क्या कहता है? पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है, और 9B जो है, 9A जो है वो आपका म्यूनिसिपैलिटी से है, यानी कि 9A जो है वो नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटी से है, और 9B जो है वो कोऑपरेटिव्स, सहकारी संघ से संबंधित है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है कि रूरल एरियाज से ही केवल संबंधित, 9A जो है वो केवल अर्बन एरियाज से संबंधित होना चाहिए, रूरल का इसमें जिक्र नहीं आना चाहिए। तो केवल 2 जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए, और बिल्कुल सही है, ठीक। तो एक बार देख भी लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल इसमें आता है। तो 243P से लेकर के 243ZG तक आता है नगर पालिकाएं। कब जोड़ा गया था? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 में ये भाग जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा जैव डीजल पौधा है, यानी कि बायोडीजल प्लांट है? तो जेट्रोफा जो है वो आपका बायोडीजल होता है। जेट्रोफा के अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन जेट्रोफा जो है वो तो होता ही होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं कि मंदसौर प्रशस्ति किसकी अचीवमेंट के बारे में बात करता है। तो मंदसौर जो अभिलेख है वो आपका स्थित है एमपी में, पहले तो ये जानिए। और एमपी का जो क्षेत्र है वो गुप्त शासकों से संबंधित है, तो इसमें दिया सारा गुप्त के बारे में है, लेकिन इसमें मंदसौर वाले में जो व्यक्ति है वो है कुमारगुप्त, ठीक है। कभी कभी कुमारगुप्त का एक दूसरा नाम भी मिलता है, जिनको महेंद्रादित्य, शायद महेंद्रादित्य के नाम से भी लिखता है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कुमारगुप्त, ठीक है। और मंदसौर की रचना किसने किया है? तो कवि वत्स भट्ट ने किया है। अब अगर प्रश्न पूछेगा तो ये याद रखिएगा कि ये भी पूछा जा सकता है कि किसने मंदसौर प्रशस्ति को लिखा है। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे और पूछ रहा हूँ कि जो आपका हरिशेन है उसने कहाँ की प्रशस्ति को लिखा है? तो ये प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। हरिशेन ने कहाँ की प्रशस्ति की रचना की है, ठीक है। तो ये आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला आता है पार्वती अर्गा रामसर स्थल, तो कहाँ पर है? पार्वती अर्गा गोंडा में है, ठीक है। और दूसरा कहता है कि एक पक्षी अभयारण्य है, तो पक्षी अभयारण्य तो है, कंफर्म है। पार्वती अर्गा गोंडा जिले में है, या
पार्वती अर्गा, नवाबगंज, उन्नाव। ठीक है, सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रहा है, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। पार्वती अर्गा जो है 722 हेक्टेयर में विस्तृत है, गोंडा जिले में स्थित है, और 2020 में रामसर साइट इसको घोषित किया गया था। अभी यूपी में टोटल 10 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तमिलनाडु में रामसर साइट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, अभी 14 से भी अधिक हो गई है। ठीक है, द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वॉज स्टेब्लिश इन 1974 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो कहाँ पर भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। अब देखिए स्टैटिक टाइप का प्रश्न है, आने की संभावना दोबारा बहुत ज़्यादा है, एक बार इसको देख के चलेंगे। तो मुझे लगता है कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो आपके हैदराबाद के आसपास, या चलिए पौंडीचेरी आंसर है। याद कर लीजिएगा कि कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ, तो 1974 में हैदराबाद में स्थापित किया गया था कृषि विज्ञान केंद्र को। ठीक है, फिर से एक बार जान जाइए कि पौंडीचेरी में, सॉरी हैदराबाद नहीं, पौंडीचेरी में कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में स्थापित किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 ईस्वी में पौंडीचेरी में स्थापित किया गया था। ये केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच संयोजक कड़ी के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में 725 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश हैज सिक्योर्ड विच प्लेस इन स्वच्छ सर्वेक्षण, तो स्वच्छ सर्वेक्षण में ये नीचे से ही कुछ अंक प्राप्त करता है, फिर भी देख लेते हैं कि ये या तो छठा होगा या तो चौथा होगा, पहला तो होता नहीं है कभी। ठीक है, या नन ऑफ द एबव होगा क्योंकि 17-18 नंबर पर रहता है। देख लेते हैं, सी ऑप्शन दे रहा है, यानी कि छठवां स्थान जो है इसको मिला है। ठीक है, चलिए अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन एरिया, तो इसमें बिना सोचे महानदी लगाना है क्योंकि महानदी का जो रिवर बेसिन है यानी कि कैचमेंट एरिया, इसको जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन बी ही होना चाहिए और सब बढ़िया ऑप्शन वही सही है। अगला यहाँ पर लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट लिखा हुआ है और इनका कार्य लिखा हुआ है, इसको मैच करना है हम लोग को। ठीक है, देखिए मैं जान रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए तेज़ी से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोर और लेस ये एक टेस्ट सीरीज़ की तरह से हम लोग इसको कर रहे हैं। जो गलत भी हो रहा है उसको देख करके आगे बढ़ेंगे और रिवाइज करने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करिए, जितनी बार हो सके खुद से करिए, जितनी बार हो सके इस वीडियो की हेल्प लीजिए, और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इट्स अप टू यू, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं और बहुत सारे लोग हैं जो दिखाते हैं कि उन्हें सब आ रहा है, सब सही है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 4 साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, किस एरिया में काम करते थे वो दिया हुआ है। तो देखिए, एक बीरबल साहनी व्यक्ति हैं, ये पेलियोबॉटनी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब बीरबल साहनी का एक पेलियोबॉटनी का या पेलियोंटोलॉजी करके एक केंद्र जो है लखनऊ में भी स्थित है। ठीक ना, तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी या पेलियोंटोलॉजी करके एक लखनऊ में स्थित है। कभी भी ऑप्शन आएगा तो इसको टिक भी कर देंगे। तो बीरबल साहनी को चुपचाप आप पेलियोंटोलॉजी से लगा देंगे या पेलियोबॉटनी से लगा देंगे। पेलियोबॉटनी मतलब जो भी पूरा वनस्पति विज्ञान है, यानी कि जीवाश्म से संबंधित। ठीक है, फिर आता है आपका स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन सबके बारे में पता है, सबको पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में है। ठीक है ना, अब बचा 2, केसी मेहता और पी माहेश्वरी। तो पी माहेश्वरी को मुझे लगता है कि एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। एक बार ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ए का 3 होना चाहिए, तो ए का 3 यानी कि इस हिसाब से जो सी ऑप्शन होना चाहिए उसका 2 होना चाहिए, भ्रूण विज्ञान। अब आपको याद क्या करना है, पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान को याद कर लीजिए, कहीं पर नोट्स लिख लीजिए, पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान। ठीक है, नोट डाउन करिएगा इसको। चलिए अगला चलते हैं, यूपी डैस्प यानी कि उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, यूपी डैस्प को स्पॉन्सर किसने किया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक नन ऑफ द एबव है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक। तो देखिए, जब भी कोई बहुत विशेष योजना है जैसे ये है, ठीक है, तो इसको आप वर्ल्ड लेवल के किसी भी संस्था को मार सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने यूपी डैस्प स्टार्ट किया है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, विविध कृषि सहायता परियोजना, जिसको डास्प बोल रहे हैं, इसका प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 को विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया, जो मार्च 2004 तक चला। इसका उद्देश्य किसानों की भागीदारी के माध्यम से कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया को तेज करना था। डास्प का द्वितीय चरण नवंबर 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे RKYV भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। यह चरण 31 मार्च 2013 को पूरा हुआ। यानी कि अगर प्रथम चरण के बारे में पूरा बात करें या ये बात करें कि कब शुरू किया गया है, किसकी मदद से शुरू किया गया, तो आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक
ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि द्वितीय चरण किसने स्टार्ट किया, तो यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है कृषि समृद्धि आयोग वाला, ये बेसिकली बना था 2017 में, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। बना क्यों था, तो इसका जो टारगेट था कि कृषि समृद्धि आयोग बना करके हम लोग किसानों की जो वो है आय है वो 5 वर्ष में दुगनी कर देंगे, यानी कि 2022 तक दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। तो कृषक समृद्धि आयोग जो है बनाया गया था। अगला है शेरशाह सूरी के संबंध में 2 प्रश्न, यहाँ पर 2 ऑप्शन है स्टेटमेंट्स। वन है कि ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बहुत बढ़िया शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, ठीक है। तो सूरवंश के थे ये, हुमायूं को हराए भी थे शेरशाह सूरी, और जो पुराना किला है दिल्ली का उसका निर्माण भी कराया, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक रहा होगा, ऐसा माना जा सकता है। दूसरा कहता है कि हाउएवर हिज क्वालिटीज़ एज ए रूलर वर नॉट मोर रिमार्केबल, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको जो है उल्लेखनीय चीज़ें नहीं हैं इनके बारे में, दैन हिज विक्ट्रीज ऑन द फील्ड ऑफ बैटल, मतलब केवल युद्ध के मैदान में जो जीत गए, उसके अलावा जो इनके गुण हैं उनको बहुत उल्लेखनीय नहीं रखा गया है। तो ये भी बात सही है कि बहुत कम डेटा जो है शेरशाह सूरी के बारे में मौजूद है, ठीक है। तो दोनों ही सही होना चाहिए स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ए यानी कि केवल एक ही सही है, यानी कि दूसरा जो है कह रहा है कि हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, ऐसा नहीं है। वही चीज़ है जो मैंने बताया वो सही बता रहा था, स्टेटमेंट नहीं करेक्टली पढ़ा कि ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी थी इनके अंदर, लेकिन एग्जैक्टली नहीं इसको प्रेजेंट किया गया, उतनी हिस्टोरियंस ने इनके बारे में लिखा नहीं। तो सही है कि पहला स्टेटमेंट केवल सही होगा, दूसरे स्टेटमेंट में उल्टा दे दिया है, ठीक है, कि क्योंकि इनके अतिरिक्त भी वो बहुत एक जो है शासक के रूप में प्रसिद्ध थे, उसके अलावा सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य आदि गुणों में भी ये जो है प्रसिद्ध थे। फिर कहता है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम, कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है ओपन रॉक म्यूजियम? देहरादून, नैनीताल, हैदराबाद और एक आपका माउंट आबू। तो करेक्ट आंसर इसका जो दे रहा है वो दे रहा है कि ओपन रॉक म्यूजियम जनवरी 2022 में ये हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है इसका, पता नहीं था मुझे। इससे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CSIR का NGRI के परिसर में स्थापित किया गया है। लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं जो कि 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर के 55 मिलियन वर्ष तक की है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि ओपन रॉक म्यूजियम है, ठीक है ना। ओपन रॉक म्यूजियम है, कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। यहाँ पर जो पैलियोलिथिक रॉक्स हैं, ठीक है, 3.3 बिलियन से लेकर के 33 मिलियन तक का, 55 मिलियन तक का इसको यहाँ पर सहेजा गया है, रखा गया है। अगला आता है कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर एक मस्जिद बनी है, इसका नाम है किला ए कोहना, इसको कौन बनवाया? तो सही है, शेर शाह जो है, अभी मैं बता रहा था पुराने किले से संबंधित है, तो उन्होंने ये बनवाया था। किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण कराया, जो उसकी शाही आकांक्षाओं का प्रतीक भी था। अगले प्रश्न पर आते हैं। एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 दिया हुआ है, तो अभी जो रिपोर्ट आई है वो आपकी 2023 आ चुकी है, ठीक है। तो हम लोग करंट रिपोर्ट जो है वो पढ़ लेंगे। अगर आप PYQ चैनल देख रहे हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो सर ने जो है पढ़ा भी रखा है, आप देखिएगा कल के वीडियो में ही पढ़ाया है अभी। और 33% से अधिक क्षेत्रफल वाले जो वन हैं तात्कालिक समय में जितने थे उससे बढ़ चुके हैं। तो एक बार करंट डेटा अपडेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है एथलीट ऑफ द ईयर, इसे हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। जो साइमन बाइल्स हैं उनको 2021 में चुना गया था, ये प्रश्न नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम का बैंक लिंकेज कब स्टार्ट हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड कब आया और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। तो RRB जो है ये 1975 में आया था, याद कर लीजिएगा। और नाबार्ड की जो स्थापना हुई वो आई थिंक 1980 के आसपास में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है, 80 या 82 ऐसे ही कुछ है। तो दो तो समझ में आ गया कि भाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आया। किसान क्रेडिट कार्ड मुझे लगता है 1998 के आसपास आया है, ठीक है। तो ये 3 तो मुझे थोड़ा बहुत पता है, चौथा नहीं पता है, तो मैं 4 से ही स्टार्ट करूँगा ऑप्शन, ठीक है। 4 से 3 ऑप्शंस हैं, तो इन्हीं तीनों में से मैं एक स्टार्ट करना चाहूँगा। 4 के बाद
1 ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो देखते हैं क्या होगा। सही है बिल्कुल, ठीक है। तो 82 में आया था नाबार्ड, 80 में नहीं आया था। और SHG जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह, इसी को बोलते हैं स्वयं सहायता समूह, ठीक है। ये 92 93 में आया था। और क्रेडिट कार्ड जो KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड, ये आपका 98 में आया था। तो इस प्रकार आप इसको लिंक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है मित्रों कि ईयर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में क्या आया था। तो ऐसे मानिए कि बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 69 में, फिर 79 में, लेकिन जो रूरल बैंक आए यानी कि ग्रामीण स्तर पर बैंक आए वो 75 में आए, ठीक है। 82 में आया नाबार्ड और 92 में आया सेबी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग को पंचवर्षीय योजनाओं के हिसाब से या जैसे भी आपको याद हो पाए याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आता है, करंट का प्रश्न है, तो इसे भी स्किप करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट पास किया है। कहता है कि किस वर्ष पास किया है। तो प्लांट की वैरायटी को प्रोटेक्ट करना है और फार्मर के राइट को प्रोटेक्ट करना है। तो आई थिंक 2015 या 5 में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, फिर भी मैं इसको 2005 लगाना चाहूँगा, ठीक है। तो 2001 है, नोट डाउन करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलत हो गया यहाँ पर मेरा। कहता है कि भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम को वर्ष 2001 में पारित किया है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट को 2001 में पारित किया है। इसमें पौधों की किस्म, कृषकों और पौधों के संवर्धकों के अधिकार के लिए प्रभाव प्रणाली स्थापित करने तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु लाया गया था, ठीक है। तो 2001 में ये जो है आया था। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज नॉट अमंग द टॉप 3 पोजीशंस इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 डिक्लेयर्ड बाय नीति आयोग नवंबर 2021। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सी इंदौर इसका ऑप्शन है, ठीक है, ज़्यादा जोर नहीं देंगे। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको बोलते हैं NDC। तो याद रखना है कि 1952 में जो है NDC बना था, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद बना था, जबकि योजना आयोग जो है वो 1950 में बन गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, जो पैसे वैसे देने का काम करता था वो यही करता था। संविधानेतर इकाई है, यानी कि संविधान के द्वारा नहीं बना था, स्टैच्यूटरी इसको बोलते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता था। अब इसको ख़त्म कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से, जब से नीति आयोग आया। फिर कहता है कि सिडबी का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है। तो सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, याद रखिएगा। कभी आप लखनऊ जाते होंगे तो सिडबी का हेडक्वार्टर अगर बाई रोड जाते हैं तो आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि रिंगलमैन स्केल, ये धुआं नापने के लिए होता है। तो इसमें अगर स्मोक कहीं दिया होगा तो वही होगा आंसर। तो रिंगलमैन स्केल का इस्तेमाल जो है धुएं के मापन के लिए किया जाता है। ये धुएं के आभासी घनत्व को मापने के लिए एक पैमाना है। इसका विकास पेरिस के कृषि इंजीनियर प्रोफेसर मैक्समिलियन रिंगलमैन के द्वारा 1888 में किया गया था। इस स्केल में सफ़ेद स्तर पर काली रेखाओं के अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं जो कि धुआं का मापन करते हैं। तो कब आया था? 1888 में आया था। किसने खोजा था? मैक्समिलियन रिंगलमैन ने खोजा था। और अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं सफ़ेद स्तर में काली रेखाओं के, जिससे धुएं का मापन करते हैं। अगला कहता है कि एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। कहता है कि इनको लॉजिकल अरेंजमेंट में सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका, जब बुक खोलते हैं तो टाइटल लिखी होती है, ठीक है। जब बुक खोलते हैं तो क्या लिखा होता है? टाइटल लिखी होती है। टाइटल के बाद फिर हम लोग का लिखा होता है प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना लिखा होता है। प्रस्तावना के बाद अनुक्रमणिका लिखा होता है, ठीक है। अनुक्रमणिका के बाद विषय सूची लिखा होता है, ठीक है। और विषय सूची के बाद अध्याय, ठीक है। तो यही होता है सही क्रम। देख लेते हैं। सबसे पहले शुरू होगा आपका टाइटल से, तो 5 से स्टार्ट होना चाहिए। अब 5 से ये आंसर है तो सी लगा दूंगा मैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो शीर्षक होगा, विषय सूची होगा, ठीक है। शीर्षक होगा, फिर कंटेंट होगा, विषय सूची होगा, ठीक है। फिर होगा आपका इंडेक्स, यानी कि इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के अध्याय और अनुक्रमणिका सबसे पीछे होगा। याद रखिएगा, इंडेक्स जो होगा, इंग्लिश में नहीं मैंने देखा, इंडेक्स जो होता है वो सबसे पीछे होता है बुक के, ठीक है ना। कभी कभी उसको बिब्लियोग्राफी भी लिखा जाता है, जो कि बुक के सबसे पीछे होता है।
अगला है प्रश्न कि कहाँ अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती। कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो देखिए गोंड में भी ना पाई जाती हो, ठीक है, में भी, ठीक है, क्योंकि सहरिया जो है वो आपका मिर्जापुर के आसपास, खरवार, चेरो, तो मुझे गोंड ज़्यादा लग रहा है तो मैं अभी गोंड के साथ जाऊंगा। सहरिया है, ठीक है, ये ललितपुर में पाई जाती है सहरिया, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी चेर, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक इत्यादि कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वाराणसी में पाए जाते हैं। सहरिया नहीं पाई जाती है। सहरिया, पहरिया ये सब ललितपुर में पाई जाती है, तो इसको भी नोट डाउन करेंगे। देखिए ट्राइब्स से ऊपर क्वेश्चन आता है और ट्राइब्स अगर नहीं रटी हुई है तो दिक्कत जरूर होता है। रिवर गंगा इंटर्स इन उत्तर प्रदेश, तो बिजनौर से उत्तर प्रदेश में एंट्री लेती है गंगा, ये लगभग सभी को पता होगा। 27 जिलों से होकर के बहती है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान 110 के अंतर्गत जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। 108 के अंतर्गत, 110 के अंतर्गत जो है मनी बिल है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 108 के अंतर्गत जो है संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति आहूत करता है। और प्रेसिडेंसी मतलब अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है? हिंदुस्तानी संगीत की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तानसेन है, राजा मान सिंह तोमर हैं, माल गुर्जरी हैं और सदारंग अदारंग हैं। तो मुझे थोड़ा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, माल गुर्जरी, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में मान सिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग इत्यादि महान विभूतियाँ हैं, जबकि माल गुर्जरी एक गायन राग है, ठीक है ना। माल गुर्जरी एक राग है। देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न दिया है, राग के ऊपर से आपको प्रश्न पूछ लिया। अगर थोड़ी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती तो इसको टिक करना सबसे आसान है और नहीं होने पर सबसे कठिन है, ठीक है। तो माल गुर्जरी क्या है? एक राग है, जैसे राग भैरवी है, ठीक है, इत्यादि राग होती है कभी कभार, अगर आपने क्लासिकल सुना होगा। तो माल गुर्जरी भी एक राग है जो कि मान सिंह तोमर ने जिसका निर्माण किया था। द प्रोविजन ऑफ द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किस में पाई जाती है? तो 7वीं अनुसूची में शायद पाई जाती है, तो बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। 99 विषय आपका रखे गए हैं संघ सूची में, 61 हैं राज्य सूची में और समवर्ती में 52 विषय रखे गए हैं। हु वॉज नॉट इन द इनिशियल मेंबर ऑफ द नौजवान सभा, में कौन नहीं था जब 1926 में नौजवान सभा बनी थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा है। अंबिका चक्रवर्ती जो है नौजवान सभा के इनिशियल व्यक्ति नहीं है, ठीक है। नौजवान सभा में भगत सिंह है, छबील दास है और यशपाल। बेसिकली भगत सिंह के ही विजन है नौजवान सभा का गठन करना, ठीक है। तो नौजवान सभा में कौन नहीं है? तो अंबिका चक्रवर्ती जो है इनिशियल मेंबर नहीं है, बाद में आते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में किया था। इसके प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु थे। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। विद रेफरेंस टू द ईज इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सुगमता सूचकांक के हिसाब से कौन सा कथन सही है? इट इज़ ए वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। ईज इंडेक्स मेजर करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, ठीक है। तो मुझे तो 2 कन्फर्म सही लग रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन किस प्रकार है, ठीक है। तो ईज इंडेक्स जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से तो पक्का रिलेटेड है। हो सकता है कि उसके मदद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को किया जाता हो, लेकिन अभी मैं ऑप्शन केवल 2 ही करेक्ट मानूंगा, ठीक है। तो 1 ही केवल करेक्ट है, ठीक है। ये काफ़ी अजीब सा है। सुगमता सूचकांक का एमएसएमई से कुछ भी लेना देना नहीं है, केवल 1 करेक्ट है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। सुगमता सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। यह सूचकांक केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री द्वारा जारी किया गया है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बस याद रखना है BC जो है वो जल में घुलनशील है और ADE जो है नहीं घुलनशील है। तो इस प्रकार जल में घुलनशील B और C दोनों हैं। तो ऑप्शन क्या लगाएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, दोनों ही लगाया हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि डॉब्सन क्या है? तो डॉब्सन जो है ओजोन के सांद्रता की इकाई है, यानी कि डॉब्सन यूनिट में उसकी मोटाई नापी जाती है। अगर मोटाई कम होती है तो कहा जाता है कि ओजोन छिद्र हो रहा है। चलिए, कहता है 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो MN रॉय जो है वो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1929 में, लेकिन 1929 की बात कर रहा है तो यहाँ पर एटक के
स्थापना 1920 में हुई है, जिसमें लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसी क्रम में भारत के तत्कालीन कई राष्ट्रीय नेताओं ने इस संस्था की अध्यक्षता की, जिसमें 1928 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और 29 में नागपुर के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। काफ़ी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। 28 से 29 तक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू है, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है। लेकिन 29 के दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो नागपुर में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन करिएगा, बिल्कुल चकमा खा गया मैं, ठीक है। एम.एन. रॉय जो है वो ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष नहीं थे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1929 में शुरू हुई थी, 1920 में लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में, और 1928 में जवाहरलाल नेहरू थे और 29 में सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। अगला आता है लेक बलखाश इज सिचुएटेड। लेक बलखाश जो है वो शायद रशिया में है, कजाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन करिएगा, बलखाश लेक जो है कजाकिस्तान में स्थित है। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन किए हैं। बलखाश लेक को एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी बलखाश लेक, जो कि एक एंडोरेग बेसिन है, कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, ठीक है। अब 50 से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी कराने की कोशिश किया है, हर मिनट में लगभग एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है और डिस्कस भी किया है, एक्सप्लेनेशन जहां पर जरूरी था वहां पर पढ़ा है। अगर आप लगातार तैयारी करना चाहते हैं और एक प्रिपरेशन एक एज ए फ्रेंड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली आप देख सकते हैं और वीडियो ना आने पर कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप pyq@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, फॉर यू लिखना मत भूलिएगा, pyq@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।